नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बात करेंगे हम सभी पर्यावरण अध्ययन पर, जो आप सभी की बीपीएससी के पेपर के लिए 3.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम सभी लगातार बातें कर रहे हैं, ईवीएस की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से आपको पता होगा कि ईवीएस के 15 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे और वह भी प्रश्न आएंगे जो ईवीएस की एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक का कलेक्शन होगा, क्वेश्चन होंगे। तो हम सभी ने एनसीईआरटी के लगभग बात करें क्लास मतलब 6 क्लास में इन सभी को अच्छी तरीके से देख लिया है। क्लास 3, 4th और 5th के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं हम सभी ने 6 क्लासों में अच्छी तरीके से देख लिया है। आज 7th क्लास होगा जहां पर हम सभी बात करेंगे एससीईआरटी की बुक का बात करने वाले हैं। और एससीईआरटी का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससीईआरटी, क्योंकि आपको पता है स्टेट लेवल के पेपर के लिए एससीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, सीखना है, समझना है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे इसमें से प्रोवाइड होने वाले हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप सभी थोड़ा सा सेशन को शेयर भी कर दीजिए। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर और इसे देखने का प्रयास करें, क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह आपकी एससीईआरटी का बुक का क्लास 3 का क्वेश्चन है और इसे आपको बताना है क्या इसमें से राइट आंसर बनेगा। आपसे करा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। करा उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। बी ऑप्शन सेकंड में करा पर्वतीय ढालों के साथ जैव विविधता समान रूप से उच्च ऊंचाई की तुलना में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होती हैं। या करा आपको कथनों पर विचार करना है कौन सा इसमें से सही होगा। केवल एक, केवल दो, या ना तो एक ना तो दो, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को, पहले कॉन्सेप्ट को सीखना है। उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता क्या होती है, समानता अधिक होती है। बात पूरी तरीके से सही है। अच्छा, पर्वतीय ढालों के साथ जैव विविधता समान रूप से उच्च ऊंचाई की तुलना में क्या होता है, उच्च ऊंचाई की तुलना में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। जो जैव विविधता उच्च कम ऊंचाई वाले में अधिक होगा, तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन वैसे नहीं होगा, ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहले का डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपके सामने अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन का, जानवरों और पौधों की प्रजातियों में सबसे अधिक विविधताएं होती है। समशीतोष्ण पर्णपाती वन में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, या प्रदूषित नदियों में, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा प्रश्न संख्या सेकंड का। तो हम जानते हैं इसमें से जो राइट आंसर होगा, जानवरों और पौधों की प्रजातियों में सबसे अधिक जो विविधता होती है वह कहां पर, समशीतोष्ण वर्णपाती वन में नहीं होती है, वह उष्ण कटिबंधीय वन वर्षा वन में होती है। ऑप्शन संख्या 20 का राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आप देख के जाइएगा। सबसे ज्यादा जो होगी जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में होंगी। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 नंबर, करें भारत में पहला समुद्री अभ्यारण्य कौन सा है जिसकी सीमा के भीतर प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुआ और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षियों की स्थापना की गई है। क्या वह सुंदरबन होगा, या फिर वह चिल्का झील होगा, या कच्छ की खाड़ी होगा, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यह सीआरटी की बुक में आपको दिए गए हैं। और आपका पहले का जो तीसरे का होगा वह तीसरे का सी ऑप्शन होगा। तो पहला समुद्री अभ्यारण्य ऐसा है जिसमें करा कि समुद्र के भीतर प्रवाल भित्तियां ये सभी पाए जाएंगे कच्छ की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 3 का सी ऑप्शन। करा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक की तरह भिन्न होती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देखने के बाद ही लग रहा है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको रखा जाएगा। और आपका कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से जुड़ा भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ईबीएस से भी जुड़ा क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके साइंस से भी जुड़ा क्वेश्चन इससे आपके 3, 4, 5 की एससीईआरटी की बुक में मिलेंगे देखने को। तो हम जानते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें सिक्किम में है, या तो होगा नहीं। आपकी बात करें नंदा देवी, आपका नहीं होगा। नामदफा की बात करें, यह आपका राइट होगा अरुणाचल प्रदेश में, और सी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। क्या होगा, किस राष्ट्रीय उद्यान में करा है कि भाई साहब जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण और आर्कटिक की तरह भिन्न होती है, वह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है,
जीवों में बड़े पैमाने में विविधता का कारण क्या है? जो जीवों में विभिन्न प्रकार की विविधता होती है उसका मतलब क्या होगा, कारण क्या होगा? अनुकूलन या सहयोग या उत्परिवर्तन या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5 का क्या राइट आंसर हो सकता है? प्रश्न संख्या 5 का कह रहा कि जीवों में बड़े पैमाने में जो विविधता होती है वह अनुकूलन की वजह से होता है। किसकी वजह से? उसका रीजन अनुकूलन, उसका रीजन अनुकूलन होगा। प्रश्न संख्या 5 का ए ऑप्शन। 6 सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? या बीपीएससी के पेपर में पूछ लिया गया है, बीपीएससी के पेपर में पूछा गया है। आप टीआरई की बात करें, टीआरई 1.0 में ध्यान देंगे, कहा कि सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? समुद्र का है या फिर वन का है, पर्वत का है, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे स्थिर आपसे पूछ रहा है तो भाई साहब आपका समुद्र का होगा, जो महासागर का होगा सबसे स्थिर, वन का नहीं, क्योंकि वन कट सकते हैं। और अगर आपके सामने बात किया सी ऑप्शन पर्वत, पर्वत क्या धीरे धीरे खत्म हो सकता है, उसकी ऊंचाई धीरे धीरे खत्म, वो स्थिर नहीं बोला जाता, सबसे स्थिर बोला जाता समुद्र या महासागर की। नेक्स्ट आगे जैव विविधता, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता जानते हैं 22 मार्च को, क्या नहीं 22 मई को, जी 23 जून को नहीं, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा? वह आपको पता होगा 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता। आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका 22 मई। क्या होगा? 22 मई इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति के संरक्षण की यथास्थान स्थित के स्थल नहीं है? बहुत बेहतरीन है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ऐसा है जो वनस्पतियों के संरक्षण की यथा स्थान विविध की स्थल नहीं होंगे? बायोस्फीयर रिजर्व का, बॉटनिक गार्डन, या फिर राष्ट्रीय उद्यान, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? हम जानते हैं कौन सा स्थल वनस्पतियों के संरक्षण की यथा स्थान का मतलब होता है इन सीटू, एन सीटू को बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्वस्थानीय, स्वस्थानीय बोला जाता है। स्वस्थानीय कह रहा है, स्वस्थानीय कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं है? तो हम जानते हैं बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व या तो है जैव विविधता आपका संरक्षण क्षेत्र, सही है। बॉटनिक गार्डन की बात करें जिसे बोलते हैं वनस्पति उद्यान, और वनस्पति उद्यान को हम बोल सकते हैं, वनस्पति उद्यान को हम एक्स-सीटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स-सीटू बोलते हैं, एक्स-सीटू बोलते हैं। और इसे आप लोग ध्यान दीजिए, एक्स-सीटू बोला जाता है। और यह आपका क्या होगा? एक तरीके का आपका इसका स्थान चेंज हो सकता है। राइट ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन अब एक पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी हिमालय या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। सारे के सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। और इसे देखिएगा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन अब एक पारिस्थितिकी का हॉट स्पॉट रूप में जाना जाता है? कौन सा होगा इसमें से? बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं वह कौन सा? पश्चिमी घाट होगा। क्या भाई पश्चिमी घाट होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। पश्चिमी घाट आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका एक बोल सकते हैं पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आर्द्र भूमि है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 का क्या होगा? तो हम जानते हैं सबसे बड़ा राज्य में सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आर्द्र भूमि, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खारा आर्द्र भूमि है वह राजस्थान में। ऑप्शन संख्या सी आंसर है। नेक्स्ट आगे, यदि आप हिमालय के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन से पौधे वहां स्वाभाविक रूप से बढ़ते देख सकते हैं? क्या ओक के, या रोडोडेंड्रोन के, या चंदन के, या उपयुक्त में नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल आपका 3, या फिर आपका उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 11 का, प्रश्न संख्या 11 का कौन सा होगा? तो हम मान सकते हैं इसमें से जो होगा, यदि आप हिमालय के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आप वहां पर पौधे वहां पर स्वाभाविक रूप से बढ़ते देख सकते हैं। ओक के होंगे, रोडोडेंड्रोन के, चंदन के। इसमें से आपका ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? आपका ऑप्शन संख्या डी, एक से अधिक इसका राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह यूकेलिप्टस के वृक्षारोपण का विरोध करता है? यूकेलिप्टस का मतलब होता है कि आपको पता होगा सफेदा, जिसे बोलते हैं सफेदा, और सफेदा से कह रहा है कि वृक्षारोपण का विरोध करता है पर्यावरणविद या वन्य जीव संरक्षण समूह, कागज निर्माता, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे देखिएगा आपका क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। इसमें से आपका प्रश्न संख्या 12 नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा? हम जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा समूह यूकेलिप्टस के वृक्षारोपण का विरोध करता है? पर्यावरणविद या वन्य जीव संरक्षण समूह? सही है, वन्य जीव संरक्षण समूह यही विरोध करता है, क्योंकि यूकेलिप्टस को क्या बोला जाता है? पर्यावरण का क्या एक खतरनाक आतंकवाद बोला जाता है, और इसीलिए आपका प्रश्न संख्या 12 का बी ऑप्शन बनेगा। इसी आपको अच्छे से पता होगा। 13 नंबर, नीम के पेड़ ने एक स्रोत के रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है जैव कीटनाशक और प्रजनन विरोधी यौगिक या प्रजनन विरोधी यौगिक जैव और उर्वरक और कैंसर विरोधी दवा, या फिर जैव उर्वरक जैव कीटनाशक और प्रजनन विरोधी यौगिक, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका होगा? प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 के लिए जवाब दीजिएगा, क्या आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? 13 के लिए कौन सा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। इसका कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? तो कहा कि पेड़, जो नीम के पेड़ है ना, एक स्रोत के रूप में औद्योगिक रूप से महत्व प्राप्त किया है। जैव कीटनाशक तो सही है, प्रजनन विरोधी यौगिक नहीं होगा, प्रजनन वाला चीज गलत है। प्रजनन विरोधी यौगिक भाई गलत है। जैव उर्वरक या कैंसर रोधी, तो कैंसर रोधी थोड़ी ना है, जैव उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। जैव उर्वरक और कीटनाशक और प्रजनन विरोधी, तो हम कह सकते हैं इसमें से जी, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा, आप इसको आप ले सकते हैं, इस ऑप्शन संख्या डी को ले सकते हैं, तो प्रजनन विरोधी यौगिक को रूप में ले सकते हैं। यहां पर क्या है, इसमें आपको इसमें एक और जुड़ना था, जैव उर्वरक और जीव काट, इसका अधूरा था, इसी वजह से हम ऑप्शन संख्या ए नहीं लिए हैं। अच्छा, आपको डी ऑप्शन लिया जा सकता था, क्योंकि डी ऑप्शन इस वजह से हमने नहीं लिया, जैव कीटनाशक तो सही है, प्रजनन विरोधी यौगिक सही है, लेकिन यहां पर आपका मामला यह है कि इसमें 3 चीजें हैं, जैविक उर्वरक, जैव कीटनाशक और प्रजनन विरोधी। इसी ऑप्शन संख्या 3 आपको लिया गया हुआ ऑप्शन संख्या सी, क्योंकि इसमें सभी के सभी इंक्लूड हो जा रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागवन प्रमुख वृक्ष प्रजाति है? सागवन का प्रमुख वृक्ष प्रजाति है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन के, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के, या उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वन के? उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसे आप देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके सागवान के रूप में चर्चा कर रहा है। क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? कौन सा इसमें से सागवान के रूप में सही होगा? बेहतरीन क्वेश्चन, आप जवाब दीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागवान प्रमुख वृक्ष जो प्रजाति है वह उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है? ऑप्शन संख्या ए है, उसकी प्रजाति है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 15 नंबर, निम्नलिखित राज्यों का विचार करना। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, यहां पर निम्नलिखित किस राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? करेक्ट भाई साहब, केवल एक है, केवल 2 है, केवल 3 है, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश तो नहीं होगा, मिजोरम होगा और आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा, क्योंकि 2 राज्यों में है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो आप कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपके मिजोरम में पाए जाएंगे। और क्योंकि वहां पर क्या है, बारिश ज्यादा होती है, इसलिए आपका 15 का सीधा सा डी ऑप्शन बने। नेक्स्ट है, यहां पर आपको फिल करना है वह भारत का कौन सा राज्य है? यहां पर फिल करना है, भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में, राज्य के सभी घरों में छत पर जल वर्षा संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है। कर के चूककर्ताओं को दंडित करने के लिए कानूनी प्रावधान है। कर के कानूनी प्रावधान है राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु। उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। बेहतरीन क्वेश्चन है, वह कौन सा पहला राज्य है? ठीक है, जिसने पूरे राज्य में सभी घरों पर छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है, वह कौन सा होगा? बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 नंबर। प्रश्न संख्या 16 नंबर की बात करेंगे, वह कौन सा राज्य होगा? तमिलनाडु होगा। कौन सा भैया? तमिलनाडु आपका 16 नंबर का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। तमिलनाडु में बोला गया कि जल संरक्षण को आपको अनिवार्य रूप से कर दिया गया है, ऐसा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 17 नंबर, आज पश्चिमी राजस्थान में दुख की बात है कि छत पर वर्षा जल संचयन की प्रथा कम हो रही है, क्योंकि 12मासी नहर के कारण भरपूर पानी उपलब्ध है। हालांकि कुछ घरों में अभी भी टंकों को रख रखाव है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। गांधी नहर या इंदिरा गांधी नहर या राजीव गांधी नहर या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। बेहतरीन प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 के लिए बताएंगे, यहाँ पर 12मासी क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी आप बोल सकते हैं, इंदिरा गांधी नहर के कारण भरपूर मात्रा उपलब्ध हो गया, पानी की मात्रा उपलब्ध हो गया है राजस्थान में, इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट आगे
कह रहा कि यहाँ फिल करना, वर्षा को बहने देने के बजाय उसका संग्रहण और भंडारण है। बहुउद्देशीय परियोजना, वर्षा जल संचयन, बांस, ड्रिप सिंचाई या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 का क्या राइट ऑप्शन होगा? प्रश्न संख्या 18 का क्या राइट ऑप्शन हो सकता है? यहाँ पर वर्षा को बहने देने के बजाय उसका संग्रहण और भंडारण है, क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 की बात करेंगे, हम सकते हैं वर्षा को बहाने की वजह उसका संग्रहण भंडार कर सकते हैं, वर्षा जल संचयन होगा। यहां पर क्या होगा? वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन, वर्षा को बहाने की वजह उसका संग्रहण और भंडारण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति विधि प्रचलित है? मणिपुर, मेघालय, असम या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहां पर यह होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें से क्या हो सकता है? आपके एससीईआरटी की बुक में देखने को मिलेंगे। एससीईआरटी का बुक क्लास 4th के बुक को देखने, क्लास 4th के बुक को आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो क्लास 4th के भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई विधि प्रचलित है? वह होगा आपका मेघालय। कहां पर? मेघालय है। ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या बी। कह रहा कि अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन का कारण क्या है? N2, CO2 और ओजोन या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? अत्यधिक वर्षा का उत्सर्जन का कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा का उत्सर्जन का कारण क्या है? जो अत्यधिक जो वर्षा का उत्सर्जन हो रहा है उसका रीजन क्या? ओजोन की वजह से हो रहा है। क्या? ओजोन की, O3 की वजह से। करें हेपेटाइटिस वायरस के संचयन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? हेपेटाइटिस का कारण है, हेपेटाइटिस का मुख्य कारण क्या है भाई? हेपेटाइटिस वायरस का संचयन का मुख्य कारण क्या? मच्छर का काटना, दवा की सुइयां या साझा करना, या दवा की सुइयां साझा करना, दूषित पानी पीना या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हेपेटाइटिस जो वायरस है संचयन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं इसके मुख्य कारण हो सकते हैं दवा की सुइयां साझा करना। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट आगे। ऐसे खाद्य पदार्थों के समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी, सेब, टमाटर, अदरक और खुबानी, या आपका हरी मटर, जीरा, चैन, गेहूं या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 नंबर, प्रश्न संख्या 22 नंबर का जी, इसमें से क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप बताइएगा। करा कि ऐसे खाद्य पदार्थों का समुच्चय कीजिए जिन्हें पौधे के समान क्या है? पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है, पौधे के समान। तो हरी मटर हो जाएगा, जीरा हो जाएगा, चना और गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन संख्या आपका राइट ऑप्शन सी बनेगा। क्या इसमें करा भाई? समान भाग से प्राप्त किया जा सकता है, पौधे के समान भाग से प्राप्त किया। पालक, जीरा, पालक, आलू, तो ये तो आपका समान भाग तो है नहीं भाई। इसमें से आप देखेंगे पालक क्या है? ये आप पाले का आप तना खा सकते हैं एक तरीके से। जीरा जी ओके, फुल खा सकते हैं आप। जो पत्ता गोभी है ये तो पूरा पत्ता गोभी आप खाते हैं। हरी मटर हो जाएगा, जीरा हो जाएगा, चना हो जाएगा और आपका या गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी, इसका एक ही भाग है ना सब। ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट है भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाइयां प्रोटीन समूह स्रोत हैं। का बादाम, मक्का, दूध, संतरा, मक्खन, अंडे या अंडे, दालें, मछली, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भोजन का आपको समूह चूज करना है, समूह का चयन करना है जिसमें सभी इकाइयां प्रोटीन के समृद्ध स्रोत है, प्रोटीन की मात्रा सब में होंगी। किसमें होगा? 23 नंबर के लिए। 23 नंबर में कौन सा? आप बादाम, मक्का, दूध। तो दूध आपका क्या है? तो आप प्रोटीन कह सकते हैं आपका। इसमें से बादाम, मक्का, दूध की बात करें, ठीक है, तो बादाम, मक्का, दूध एक समान तो नहीं है यहाँ पर। संतरा, मक्का, अंडे, मक्खन, अंडे ना भाई, अंडे, दालें और मछली एक तरीके से क्या? एक तरीके से आपके विटामिन हो गए कि नहीं? तो आप कह सकते हैं इसमें से आपका क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें अंडे, दालें और मछली, अंडे, दालें, मछली एक समूह की बनेगी नहीं बने? एक समूह की बने, एकदम बने। ऑप्शन संख्या सी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? क्या स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन या संरक्षित खाद्य पदार्थों जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना या बांस या मांस या मछली खाना या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24 का क्या राइट ऑप्शन होगा? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 का राइट ऑप्शन बताइए, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पद चिह्न को कम करने में मदद करेगी? बेहतरीन प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 का।
प्रश्न संख्या 24 का क्या राइट ऑप्शन हो सकता है? यहां पर देखिएगा, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? तो स्थायी रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन यही तो करेगा ना। देखिए, भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगा, तो कार्बन को कम करेगा उसमें, तो वही होगा स्थायी रूप से जो उगाए गए खाद्य पदार्थ का सेवन होगा, वही तो होगा। संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना ना, मांस मछली नहीं होगा, स्थायी रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थ का सेवन। ऑप्शन संख्या 24 का ये ऑप्शन। यह सीआरटी है, यह सीआरटी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट आगे 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का एक समूह, जड़ों का सिर्फ समूह आपसे पूछ रहा है, जड़ का समूह होगा? गाजर, हल्दी, अदरक, गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद, मूली, हल्दी, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे जड़ का कौन सा इसमें से जड़ का भाग होगा? जी, जड़ की बात कर रहा है तो आपका जड़, हल्दी, अदरक जड़ की बात हो रही ना, तो जड़ में होगा गाजर होगा, चुकंदर और मूली होगा ना। गाजर, चुकंदर, मूली, गाजर, चुकंदर, मूली होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। गाजर, हल्दी, अदरक, तो अदरक नहीं, गाजर नहीं, इसमें से गाजर, चुकंदर, मूली। आपका ऑप्शन संख्या जड़ की बात, जड़ों का एक समूह होगा ना, विकल्प में जड़ों का एक समूह। तो 25 का आप कह सकते हैं, 25 का कह सकते हैं क्या? गाजर, चुकंदर, मूली हो सकता है। ऑप्शन संख्या बी ऑप्शन राइट आंसर। देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 26 नंबर, कर वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं कहलाती हैं? वैध प्रजाति होती हैं, या स्थानिक प्रजाति होती हैं, या महामारी प्रजाति होती है? उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है? प्रश्न संख्या आपके सामने है, प्रश्न संख्या इसका जवाब दीजिएगा, क्या आपका राइट ऑप्शन होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी, इसके लिए जवाब दीजिएगा, क्या आपका राइट ऑप्शन होगा? जी, आप कह सकते हैं प्रश्न संख्या 26 का कौन सा होगा कि वे प्रजातियां जो विशेष क्षेत्र में सीमित होती हैं उसे हम स्थानिक प्रजाति बोलते हैं। ऑप्शन संख्या बी। 27 नंबर, पार्किंसंस रोग मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क का, फेफड़े को, हृदय के? उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पार्किंसंस रोग मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? किस भाग को प्रभावित करेगा जी, बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है जी, एकदम ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। आप घोल के पी जाइए या सीआरटी के क्वेश्चन को, या सीआरटी के क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे तो वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और 15 प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और हम आप सभी को चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जरूर इसे शेयर करें आप अपने साथियों के पास, जितने भी लोग पीआरटी से जुड़े हों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न संख्या 27 की बात करेंगे तो क्या राइट ऑप्शन होगा? 27 की बात करें तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है? तो हम जानते हैं जो पार्किंसंस रोग होता है वह मस्तिष्क के संबंधित है। ऑप्शन संख्या ए। किस अंग को प्रभावित करता है? वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। भाई साहब, किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मस्तिष्क को क्या करता है? मस्तिष्क को क्या करता है? प्रभावित करता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे सामने है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रामस्तिष्क? उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह मनुष्य मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होगा? तो सोचने वाला से भाग पूछ रहा है, आपको सोचने वाला भाग बताना है। को पश्च मस्तिष्क होगा, मध्य होगा, प्रामस्तिष्क होगा? कौन सा मेरे भाई हो सकता है प्रश्न संख्या 28 का? तो प्रश्न संख्या 28 की अगर बात करेंगे तो कौन सा भाग है सोचने के लिए? और प्रामस्तिष्क होता है। ऑप्शन संख्या सी। तो 3 भाग होते हैं, पश्च, मस्त और प्रामस्तिष्क। तो जो सोचने वाला होता है वो प्रामस्तिष्क होगा। ऑप्शन संख्या आपका सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं 29, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता कौन सा? मेड्यूला या अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क? उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर बताएंगे खांसी और सीखने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो कौन करता है खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक को? मेडुला करता है। ऑप्शन संख्या ए। तो खांसी और छींकने को अनैच्छिक, क्योंकि आपको पता होगा खांसी और छींकना ये सभी ऐच्छिक नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आते, अनैच्छिक क्रिया है। और तो इसको संतुलन कौन करता है? इसको नियंत्रित करता है मेडुला करता है। ये ऑप्शन। नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो एक दूसरे से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या निवासी पक्षी या उड़ान पक्षी या प्रवासी पक्षी या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा कि साइबेरियन पक्षी आता है। जैसे साइबेरियन पक्षी है, आपने बिहार में बात करें तो आपका जो बेगूसराय है, बेगूसराय में जो आपका कांवर झील है वहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी।
तो आप जानते होंगे साइबेरियन पक्षी आते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे देश से आते हैं। वहीं पर बात करें आप इलाहाबाद में बात करें, इलाहाबाद में साइबेरियन पक्षी आते हैं जब माघ का मेला होता, मतलब ठंडियों के मौसम में। तो इसमें से कौन सा होगा? प्रवासी पक्षी होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं, उन्हें बोला जाता है प्रवासी पक्षी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 30 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पक्षी की किस प्रकार की चोंच, पक्षी की किस प्रकार की चोंच कीड़ों को खाने में काम आती है? तिकोना आकार की चोंच या सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 31 क्या आपका राइट आंसर होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जवाब दीजिएगा। पक्षी के किस प्रकार की चोंच कीड़ों को खाने में काम आती है? देखिए क्वेश्चन कैसा है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि ना, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 31। तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं पक्षी की किस प्रकार की चोंच कीड़ों को खाने में काम आती है, वो आप बोल सकते हैं सीधी और पतली चोंच। सीधी और पतली चोंच को हम बोल सकते हैं खाने में काम आती हैं पक्षियों के, इस प्रकार की चोंच वाले। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख सिर के किनारों पर होती है? बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि वह पक्षी कौन सी है प्रजाति की, कौन सी प्रजाति है, कह रहा कि जिसकी आंख कह रहा है सिर के, आंख जो होगा उसके सिर के किनारों पर होगी, सिर के किनारों पर होगी। वह कौन सा? चील का, बाज का, गिद्ध का, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? चील होगा, बाज होगा, गिद्ध होगा। क्या इसमें भैया होगा आपका राइट आंसर? आप कह सकते हैं इसमें से क्या होगा? इसमें से आप कह सकते हैं इसमें से सभी के सभी हैं, चील, बाज, गिद्ध सब हैं। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन, 32 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो अब चील, बाज, गिद्ध तीनों के जो है आंख जो है सिर के किनारों पर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे 33 नंबर। पृथ्वी पर मीठे जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध मीठे जल में से किस में से मीठे जल में से करा कि मीठे जल की प्रतिशत सर्वाधिक है? झरने में, हिमनद में या नदियां में? उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को पहले, पृथ्वी पर मीठे जल की उपलब्धता तो बहुत कम है, ठीक है, उपलब्धता कम है, ठीक है। कुछ उपलब्ध जो कुल उपलब्ध जो मीठे जल में से करा कि जो उपलब्ध है मीठा जल, उसमें करा मीठे जल की प्रतिशतता सर्वाधिक कहां पर है? क्या आपके झरने में मिलेगा, आपको हिमनद में मिलेगा, नदिया में मिलेगा, कहां मिलेगा? तो हम जानते हैं वह मिलेगा हिमनद में सबसे ज्यादा। अगर आप पूछा जाए तो वैसे तो कम है मीठे पानी का, लेकिन आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? आपको हिमनद में मिलेगा, जो भी मीठा पानी है ज्यादा करके। नेक्स्ट आगे करें, हिमाचल प्रदेश में जल संचयन की पुरानी पद्धति का नाम क्या है? करें सुरंगम है, कट्टा है, कुल्ल है, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में जल संचयन की पुरानी अवधारणा का नाम क्या है? पुरानी अवधारणा का क्या नाम है? प्रश्न संख्या 34। तो 34 में क्या होगा? उससे हम क्या बोलते हैं? कुल्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल्ल बोलते हैं। ऑप्शन संख्या सी। तो हिमाचल प्रदेश जो जल संचयन की पुरानी अवधारणा का नाम है कुल्ल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का स्रोत है? भूजल, वर्षा जल, सतही अपवाह या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें से? हम जानते हैं क्या इसमें से राइट हो सकता है? प्रश्न संख्या 35 का मीठे की बात कर रहा है, मीठे की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा होगा? कह कि भूजल होगा, वर्षा जल होगा या सतही अपवाह होगा या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। हम भूजल बोल सकते हैं, वर्षा जल बोल सकते हैं। ऑप्शन संख्या इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी होगा। तो भूजल, वर्षा जल, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कौन से मीठे पानी का स्रोत है? ऑप्शन संख्या आपका डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर उपलब्ध पेयजल का प्रतिशत, बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। कहा कि पृथ्वी पर उपलब्ध जो कुल है जल है, उपलब्ध कुल पेयजल का कितना परसेंट है? मतलब जो उपलब्ध जल है ना, उसका जो पीने वाला पानी कितना परसेंट है? सिर्फ करा भाई, करा 0.3%, 0.3%, 15%, 25%, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं 0.3% सिर्फ पीने वाला जल है। इसीलिए कहा जाता है भाई साहब आप पानी को खर्च मत कीजिए, बेकार मत कीजिए, पीने वाले पानी को बचाइए, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा ना, तो फिर क्या पिएंगे आप? आपको पता है कि पानी बहुत है लेकिन पीने वाला पानी बहुत कम है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पेयजल का प्रतिशत कितना है? 0.3% है। नेक्स्ट आगे कह रहा कि 37 नंबर, जल चक्र है क्या है? जल चक्र है किसी पौधे की पत्तियों की सतह से पानी निकलने की प्रक्रिया को बोला जाता है। या पानी का वायुमंडल से पृथ्वी तक और फिर
वापस वायुमंडल में आना, या बारिश, ओलावृष्टि, हिमपात और ओले के रूप में बादलों में से पानी निकलना, या उपरोक्त में से एक से दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल चक्र क्या भाई, जल चक्र क्या होता है जी, हम क्या जानते हैं जल चक्र के बारे में? यही तो जानते हैं, किसी पौधे की पत्तियों की सतह से पानी निकलने की प्रक्रिया। कभी ना भाई, ये तो जल चक्र थोड़ी ना होता है। जल चक्र का मतलब होता है पृथ्वी पर आया, फिर से उसे क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, फिर चक्र में पहुंच गया, वायुमंडल में फिर से पहुंच गया। तो आप कह सकते हैं पानी का वायुमंडल से पृथ्वी तक और फिर वापस वायुमंडल तक जाना, वही कहलाता है जल चक्र, उसी कहलाते हैं जल चक्र। एक बार आपके वायुमंडल से पृथ्वी पर आना, फिर पृथ्वी से वायुमंडल तक जाना, इसे हम बोलेंगे जल चक्र। यह अब कुछ नहीं होगा, बादलों का प्रभावित गिरना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन संख्या आपका सी भी गलत है, डी तो वैसे भी नहीं हो सकता, ई आपका गलत ही है। नेक्स्ट आगे 38 नंबर, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? बताएंगे अंतरिक्ष की यात्रा के लिए किसका उपयोग करते हैं? हवाई जहाज का, या उपग्रह का, एक रॉकेट का, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं, बताइएगा अंतरिक्ष की यात्रा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक हवाई जहाज का नहीं, एक उपग्रह का, उपग्रह आप भेजते हैं, रॉकेट का इस्तेमाल किया जाए, ऑप्शन संख्या सी। तो अंतरिक्ष की यात्रा के लिए आपका रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन संख्या सी आंसर। नेक्स्ट आगे स्वर्णिम चतुर्भुज क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप दिमाग में रखे जाइएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? क्रम महानगरों को जोड़ने वाली रेल लाइनें, या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, या स्वर्ण व्यापार मार्ग, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 39 का क्या होगा? तो हम जानते हैं वह आप बोल सकते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 39 का बी ऑप्शन। 40 नंबर के लिए विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप रख के जाइएगा बीपीएससी 3.0 के लिए। वैशाली में, राजगीर में, पटना में, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप कहाँ? राजगीर में। राजगीर कहाँ पड़ता है? नालंदा में पड़ता है। कहाँ पर? नालंदा में पड़ता है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाना विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वेणसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थल के लिए, महावीर के जन्म स्थल के लिए नहीं, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए एकदम है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ना बी होगा ना ए होगा, उपयुक्त में से एक से एकदम नहीं है। डी ई ऑप्शन तो ऐसे कट गया। तो नालंदा आपका बिहार की बात करेंगे, वह किसके लिए फेमस है, विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, ऑप्शन संख्या सी। आपके सामने 42 नंबर, फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला किस क्षेत्र की शैली से प्रभावित थी? देखेंगे जो फतेहपुर सीकरी की बात करें, फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? आगरा जिले में पड़ता है। कहाँ पर? आगरा जिले में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी आप जानते होंगे, यहाँ पर क्या फतेहपुर सीकरी का जो है बुलंद दरवाजा कब? बीजापुर या फिर विजयनगर, गुजरात, या उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला किस क्षेत्र की शैली से प्रभावित थी? किस क्षेत्र की शैली से प्रभावित थी? आपसे कह रहा है कि वह किस क्षेत्र से थी? गुजरात की थी। गुजरात की जो है, गुजरात की वास्तुकला की जो क्षेत्र था, गुजरात की जो शैलियाँ थी उससे प्रभावित था। जो या आपका बना है फतेहपुर सीकरी वास्तुकला किस क्षेत्र की शैलियों से प्रभावित था? और भाई साहब गुजरात की जो क्षेत्र की शैलियां हैं उससे प्रभावित था या फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला। ऑप्शन संख्या सी बनेगा। नेक्स्ट आगे बात करें 43 नंबर का, दिल्ली का अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी का, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे प्रश्न संख्या 43 का, दिल्ली का अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली का अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन संख्या ए। ध्यान देते हुए चलिए, क्वेश्चन यह सीआरडी का है, इसमें बहुत कुछ बताने वाली चीजें नहीं है, इसमें बहुत कुछ बताने वाली चीजें नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। क्या है? बेसिक चीजें हैं, और बेसिक चीजों को आपको पढ़ के जाना है। जब बेसिक चीज पढ़ के जाएंगे ना तो आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन फटाफट आप कर देंगे ना, ठीक है। तो 43 का होगा ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट 44 नंबर, प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोधगया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? अजातशत्रु या अशोक, देवपाल, या उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहा कि जो बिहार के बोधगया में प्रसिद्ध है, बोधगया कहाँ पड़ेगा? बोधगया गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, बोधगया के
बोध गया का करा है, बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न संख्या 44। 44 की अगर बात करेंगे तो आप जानते होंगे महाबोधि वृक्ष का, महाबोधि जो महाबोधि मंदिर है इसका निर्माण करवाया था अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाया गया था। 44 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट करा नई दिल्ली का लोटस टेम्पल, आपको पता होगा लोटस टेम्पल जो कमल मंदिर है किस देश के वास्तुकार द्वारा इस रूपांतरित किया गया था? किस देश का वास्तुकार बनवाया था? संयुक्त अरब अमीरात का, ईरान का, जर्मनी का, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसमें भैया राइट ऑप्शन होगा जो नई दिल्ली में लोटस टेम्पल है ना, नई दिल्ली में आपको पता होगा लोटस टेम्पल है। और ये सभी एससीईआरटी के आपको ऐसे नॉर्मल बुक में देखने को नहीं मिलेंगे ये सभी क्वेश्चन, और एग्जाम में टपकते हैं एकदम फटाफट। तो कह रहा कि नई दिल्ली के जो लोटस टेम्पल है या कमल मंदिर जो है, कह रहा किस देश के वास्तुकार द्वारा बनाया गया था? वह ईरान के वास्तुकार के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट आगे 46 नंबर। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण रत्न सिंह, राणा कुंभाद या फिर राणा सांगा, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 46 में किसके द्वारा बनाया गया था? आप जानते हैं चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन संख्या बी। चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया राजा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन संख्या बी, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे 47 नंबर। भारत में अंधापन का सबसे सामान्य कारण क्या है? विटामिन ए की कमी, मोतियाबिंद होना, ल्यूकोमा होना, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में अंधापन का सबसे सामान्य कारण क्या है? सबसे ज्यादा कारण क्या है भारत में? जो अंधापन का सबसे सामान्य कारण है भाई, विटामिन ए की कमी नहीं होना, मोतियाबिंद का होना। क्या होना? मोतियाबिंद का होना। या अंधापन का सबसे सामान्य कारण है कि भाई साहब मोतियाबिंद हो जाना सामान्य कारण होगा अंधापन का। और आप जानते हैं विटामिन ए, जैसे बात करें विटामिन ए रतौंधी की बात करें, रतौंधी के कारण कब बनता है? रतौंधी मतलब रात को ना दिखना, रतौंधी का मतलब रात को ना दिखना, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, रात को ना दिखना, रतौंधी की बात करें। और या विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछे जाए, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताएंगे? विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता होगा रेटिनाल है जी। आप इससे ध्यान दीजिएगा। आपसे कभी कभी भैया आपसे पूछ रहा विटामिन बी क्या, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम तो आपको सबको पता होगा। और विटामिन सी का पूछ लेता, विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक अम्ल बोला जाता है। इससे आप ध्यान दीजिएगा। विटामिन आपसे पूछा जा सकता है विटामिन डी का, विटामिन डी की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम जो होगा उसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की बात करेंगे तो टोकोफेरॉल इसे बोलते हैं, टोकोफेरॉल के नाम से बोलते हैं, टोकोफेरॉल के नाम से बोला जाता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी को आपको दिमाग में रख के जाना है, ठीक है। तो विटामिन ए की बात करें जैसे गाजर आप बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा है, हरी पत्तियाँ, हरी जो है सब्जियाँ हो सकती हैं। और अंधापन का जो सामान्य कारण है वो विटामिन आपका बी होगा, मोतियाबिंद होगा। नेक्स्ट आगे 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी डायबिटीज का मेलेटस की सबसे सामान्य जटिलता है? देखिए क्वेश्चन यह आपके साइंस का थोड़ा सा प्रश्न लग रहा है ना, ईबीएस से भी जुड़ा हुआ है। कह रहा कि ग्लाइसीमिया या हाइपर ग्लाइसीमिया या फिर स्ट्रोक या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाइपर ग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया या स्ट्रोक या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें से क्या होगा, क्या आपका राइट ऑप्शन हो सकता है? करेक्ट, कौन सा डायबिटीज का मेलेटस का सबसे समान जटिलता है? कौन सा? हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। हाइपर ग्लाइसीमिया एकदम सही है, हाइपो नहीं होगा, या हाइपो नहीं होगा, स्ट्रोक से नहीं होगा। ऑप्शन संख्या 48 का ए ऑप्शन राइट होगा, इसे समझिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है पौधे का वह भाग जो दांत दर्द करने के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधे का वह कौन सा भाग है, पौधे का वह कौन सा भाग है जो दांत दर्द के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई साहब पौधे का भाग, तुलसी, लौंग, मेथी या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुलसी का उपयोग थोड़ी ना करते हैं हम, किसका प्रयोग करते हैं? लौंग का। जब आपका दांत दर्द करता है ना, जब आपके दांत दर्द करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लौंग का इस्तेमाल करते हैं।
तुलसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तुलसी औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, औषधि के रूप में, औषधि बनाने के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी समय मेथी तो आपको खाने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा 49 का बी ऑप्शन, या आपका 49 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग आंखों के घाव के इलाज के लिए किया जाता है? बबुल का, लौंग का, तुलसी का, उपयुक्त में से एक से दे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से भैया आपसे कह रहा किस पौधे का उपयोग आंखों के घाव के इलाज के लिए किया जाता है? आंखों में जब घाव हो जाते हैं ना, उसके इलाज के लिए किया जाता है। तो इसमें से कौन सा होगा, किस पौधे का उपयोग? क्या बबुल होगा, लौंग होगा, तुलसी होगा? तो तुलसी का उपयोग तो ना करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं। इसमें से कहना लौंग तो आप जानते हैं दांत दर्द करता तब होता। बबुल का इस्तेमाल, इसका 50 का आपका होगा बबुल का इस्तेमाल। तो आंखों के जो घाव के इलाज के लिए हम बबुल का इस्तेमाल करते हैं आपके एससीईआरटी में। देखिए आप सभी को, या थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो एससीईआरटी है, एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की आपको 6 क्लासेस दी गई हैं, 6 क्लास आपको दी गई हैं, और इस 6 क्लास को आपको देख लेना है। या सीआरटी की आपकी लगभग बात करेंगे तो 5-6 क्लास इसका भी बनेगा। इसका आपको लगभग 4-5 क्लास इसको भी हम देंगे, 4-5 क्लास जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इन 2 क्लास को अगर आप देख के जाएंगे, या सीआरटी और एनसीईआरटी की जो 10 क्लास आपको लगभग मिलेंगे, इन क्लासेस को आप देख के जाएंगे तो आपके जो 15 प्रश्न हैं, 15 जो क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन जो आने वाले हैं बिहार में बीपीएससी में पूछा जाए तो बीपीएससी में पीआरटी में, वह आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। चाहे आप टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हो या फिर 4.0 की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोनों की अगर किसी का आप तैयारी कर रहे होंगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आपको अच्छे से देखना है, समझना है और समझते हुए चलना है। भाई आप सभी को एक बार आप सभी बताने का प्रयास करेंगे कैसा लगा सेशन। जैसा भी सेशन लगा हो, एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर अपनी राय देने की कोशिश कीजिएगा। और मेरा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक नंबर दिलवाना, अधिक से अधिक प्रयास करवाना, तो जिससे आपको अच्छे से स्कोर मिल पाए और आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाए और एक अच्छे टीचर, एक सरकारी मास्टर बन करके आप बिहार के जो बच्चों को पढ़ाएं और सिखाएं। तो सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा भी सेशन लगा हो जरूर एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पिन करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत आप सभी को आभार। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू क्लास।